रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है उसमें सबसे पहले कंप्रेसर था जिसका काम है रेफ्रिजरेंट का दबाव बढ़ाना ताकि रेफ्रिजरेंट गर्म होकर कंडेंसर में जाके हीट अपनी खारिज करे। उसकी 3 अक़साम ने पढ़ ली। उसके बाद जो कंडेंसर है, कंडेंसर की 4 बड़ी अक़साम हैं। नंबर 1 हवा से ठंडे होने वाला कंडेंसर, नंबर 2 पानी से ठंडे होने वाला कंडेंसर, नंबर 3 कॉम्बिनेशन कंडेंसर, नंबर 4 इवेपोरेटर कंडेंसर। वाटर कूल्ड कंडेंसर जो है यानी पानी से ठंडे होने वाले कंडेंसर जो हैं उसकी 3 अक़साम हैं, 3 काइंड्स। नंबर 1 शेल एंड ट्यूब कंडेंसर, नंबर 2 शेल एंड कॉइल कंडेंसर, नंबर 3 डबल ट्यूब या ट्यूब विद इन अ ट्यूब कंडेंसर। ये कंडेंसर, तीनों कंडेंसर जो हैं ये प्योरली पानी से ठंडे होने वाले हैं। इसमें हवा का कोई ताल्लुक नहीं है और इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल प्लांट्स में होता है। डोमेस्टिक प्लांट्स में इनका इस्तेमाल नहीं होता। ना किसी रेफ्रिजरेटर में होगा, ना किसी डीप फ्रीजर में, ना किसी छोटे इलेक्ट्रिक वाटर कूलर में, ना विंडो एसी में, ना स्प्लिट टाइप एसी में, ना फ्लोर स्टैंडिंग अलमारी में, ना वॉक-इन रेफ्रिजरेटर में, ना रिच एंड रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है, ना कारों के कनेक्शन में, ना बसों के, ना फ्लाइंग कोचेज़ में, वहाँ पर इनका इस्तेमाल नहीं होता। इनका इस्तेमाल कमर्शियल प्लांटों में होगा जहाँ बड़े एयर कंडीशनिंग प्लांट हैं। बर्फ़ खाने में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, कोल्ड स्टोरेज में भी हो सकता है। बहरहाल अब इसको हमने समझना है ये क्या चीज़ है। शेल जो है एक बड़ा पाइप है, उस पाइप के अंदर जो हैं ट्यूबें गुजारी जाती हैं। शेल के अंदर रेफ्रिजरेंट को फेंका जाता है। गर्म हालत में प्रेशर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसीलिए मैंने जो डॉट्स लगाए हैं, रेड डॉट्स किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं? रेफ्रिजरेंट को, हॉट वेपर्स को ज़ाहिर करते हैं। तो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर वेपर्स रेफ्रिजरेंट will be enter in shell and tube condenser। तो एक्चुअली ये शेल में एंटर होगी। जब शेल में एंटर होगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये हॉट से रेफ्रिजरेंट से ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट में आना शुरू हो जाएगी। ये जो मैंने स्पॉट लगाए हैं ब्लैक कलर के, ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को ज़ाहिर कर रहे हैं, ये देखें डॉट्स ख़त्म हो रहे हैं, अपनी हीट ये एग्जॉस्ट कर रही है पानी में और ये एंड में आकर रेफ्रिजरेंट जो है नॉर्मल टेम्परेचर लिक्विड जो है वो बाहर आएगा। तो एक तरफ से हम रेफ्रिजरेंट दाखिल करेंगे, दूसरी तरफ से एक तरफ से पानी दाखिल करेंगे और दूसरी तरफ से निकाल देंगे। सपोज हमने पानी जो है, वाटर जो है राइट साइड से हमने एंटर किया है और लेफ्ट साइड से हमने आउट किया है, और रेफ्रिजरेंट जो है वो लेफ्ट साइड से हम एंटर कर रहे हैं और राइट साइड से हम नीचे की तरफ से इसको आउट कर रहे हैं। इससे हम कहते हैं काउंटर फ्लो, यानी एक दूसरे का मुखालिफ जो है चलते हैं। पानी और रेफ्रिजरेंट एक दूसरे के ऑपोजिट फ्लो करेंगे तो काउंटर फ्लो विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कंडेंसर। तो काउंटर फ्लो जो है वो कंडेंसर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। अगर हम एक ही तरफ से रेफ्रिजरेंट में दाखिल कर देंगे, पानी भी दाखिल करेंगे तो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, ज़्यादा हीट एग्जॉस्ट नहीं होगी। तो असल मकसद ये होता है कि हमने रेफ्रिजरेंट की मैक्सिमम हीट एग्जॉस्ट करनी है ताकि ये इस काबिल हो जाए कि इवेपोरेटर में जाकर हीट को जज़ब करे। अगर रेफ्रिजरेंट में खुद ही ज़्यादा हीट होगी तो हॉट पॉसिबल कि वहाँ जाकर ये हीट को जज़ब करे। अब यहाँ पर आपने गौर करते जाना है कि ऊपर से हमने रेफ्रिजरेंट को दाखिल किया, क्योंकि वेपर्स जो होते हैं वो लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, ऊपर होंगे,
जैसे ही पानी की ठंडी ट्यूबों के साथ ये टकराएंगे, ऐसे पानी की ठंडी ट्यूबें जा रही हैं इस तरीके से, लाइक दिस, और रेफ्रिजरेटर ट्यूब उनके ऊपर आ रही है। तो रेफ्रिजरेटर जब इनके ऊपर गिरेगी तो ट्यूबों के अंदर पानी ठंडा है, वो ठंडा पानी इसकी हीट जज़ब कर लेगा और खुद गर्म होकर बाहर चला जाएगा, और रेफ्रिजरेटर जो है वो ठंडी हो जाएगी। और किस हालत में आ जाएगी? वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाएगी। इस तरीके से ये ट्यूबों में पानी होगा और शेल के अंदर जो है वो रेफ्रिजरेंट होगी। तो ये जो फिक्रा बाद बोला जाता है कि कंडेंसर बुनियादी तौर पर ट्यूबों का सेट है, वो डोमेस्टिक लेवल पे हम कह सकते हैं, कमर्शियल लेवल पर नहीं। कमर्शियल लेवल पर ट्यूबों का सेट तो हुआ ही नहीं, क्योंकि अब शेल के अंदर पानी डाल रहे हैं, ट्यूबों में तो पानी डाला ही नहीं। सॉरी, शेल में हम रेफ्रिजरेंट डाल रहे हैं, ट्यूबों में तो पानी गुजर रहा है। तो बड़े एक शेल के अंदर हम रेफ्रिजरेंट कैसे फेंक देते हैं, और ट्यूबों में जो पानी है उस रेफ्रिजरेंट की हीट को लेकर आगे चले जाता है। इस तरीके से दोनों का काम मुख्तलिफ हो जाता है। रेफ्रिजरेंट जो है वो अपनी हीट खारिज करती है और पानी जो हीट जज़ब करता है। तो पानी जो है पीछे से आता जा रहा है और वो चलता जा रहा है। तो पानी जो है वो कहाँ से लेकर आएंगे? कूलिंग टावर से लेकर आएंगे। इसी पानी को हम कूलिंग टावर में ले जाते हैं, और कूलिंग टावर जो है उसमें हीट जो है वो पानी की खारिज होती है, आम हवा में चली जाती है, पानी ठंडा हो जाता है, उसी पानी को फिर ले आते हैं। तो पानी जो है उसका साइकिल जिस तरीके से चलता रहता है, या फिर कोई वेल है, कुआं है, उसकी बेस जो है बिल्कुल नीचे की तरफ जो है, उसकी जो डेप्थ है, गहराई, वहां से पानी उठाते हैं, उसके ऊपर गिरा के फिर उसके ऊपर जाकर इस तरीके से शावर की तरह जो है हम उसको नीचे स्प्रे कर देते हैं, और कुएं में पानी फिर ठंडा हो जाता है। इस तरीके ये तरीकाकार भी है। और ये भी तरीकाकार है कि बड़े बड़े तालाब जो हैं वो खुली जगह पर, अगर वहां पर ये मौका है कि वहां, या जगह का सिलसिला है कि वहां जगह काफी है, तो वहां तालाब बना ले जाते हैं, उस तालाब के में पानी डाल देते हैं, उसी तालाब की गहराई से पानी ऊपर उठा लेते हैं। तो इस तरीके से वो तालाब में आम हवा लगेगी, पानी ठंडा हो जाएगा। उसे हम कूलिंग टैंक कह सकते हैं। कूलिंग टावर या कूलिंग टैंक के जरिए पानी को ठंडा किया जाएगा, वही पानी इसको बार बार आएगा। इसलिए जहां पर शेल एंड ट्यूब कंडेंसर है, शेल एंड कॉइल कंडेंसर है, या डबल ट्यूब कंडेंसर है, वहां पर कूलिंग टावर का होना जरूरी है, या कूलिंग टैंक का होना जरूरी है। तो इसलिए इस चीज को रखिएगा। अगर पानी को ठंडा ही नहीं करते, हम उसी पानी को ले जाते हैं, तो इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए पानी को कूल करना है, वो पानी जो कंडेंसर हीट लेकर आ रहा है, किस चीज की हीट लेकर आ रहा है? रेफ्रिजरेंट की। तो ये मकसद था। छोटी चीजों के अंदर जो है, फ्रिजों के अंदर, डीप फ्रीजर के अंदर, तो आम हवा के जरिए उसकी हीट एग्जॉस्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा टारगेट इतना बड़ा नहीं है, हमें ज्यादा कूलिंग नहीं करनी होती। जब आइस प्लांट है या कोल्ड स्टोरेज है, जब बड़े हॉल कमरे को ठंडा करना है, तो वहां पर तो हवा के जरिए काम नहीं चलेगा, इसलिए वहां पर उनको पानी के लिए ठंडा करना पड़ता है। अब जो है ये आपके सामने शक्ल है, इधर से पानी दाखिल हो रहा है और ट्यूबों में से पानी निकल आगे जा रहा है। जब पानी दाखिल हुआ तो ठंडा था, जब बाहर निकला तो गर्म है। तो वेपर जब दाखिल हुए हैं तो गर्म थे, नीचे आकर जो है उनकी टेम्परेचर कम हो गया, रेफ्रिजरेंट आउट, नॉर्मल टेम्परेचर लिक्विड, तो नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर आ गया, ठंडा नहीं हुआ मुकम्मल तौर पर। अब इसकी ज्यादा ठंडक कब होगी? जब हमने उसको मेल्टिंग डिवाइस या जो है रेफ्रिजरेंट कंट्रोल के जरिए हम उसको बाहर निकालते हैं, तो फिर इंतहाई ठंडी होगी। तो यहाँ पर जो है मकसद यह है कि उसकी वो हीट रेफ्रिजरेंट की कहाँ से आई है? जो एवापोरेटर से उसने एब्जॉर्ब की है, प्रेशराइज होने की वजह से वो आपके सामने आगे गर्म हालत में नजर आ रही है। इस तरीके से हीट एग्जॉस्ट होती है। अब हाउ वी शैल मेक इट, तो इसका तरीका गौर कर लें जरा, मेरी बात पे आपने गौर करना है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है,
बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है। अगर आप उसको एक दफ़ा जाकर देख लें बर्फ़ खाने पर, कोल्ड स्टोरेज पर जाकर, ठीक है ना, किस तरीके से बना हुआ है, फिर जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो कैसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसका तरीकाकार ये है। फर्ज करें 20 फुट लंबा जो है एक पाइप ले रहे हैं और उसका जो डायमीटर है, ठीक है, वो 2 फुट है, 24 इंच है। अब 24 इंच जो है वो फर्ज करें बाहर से अंदर से कम होगा या अंदर से 24 इंच पूरा है, तो ऐसा भी है। उसके ऐसे भी हैं जो उससे कम भी हैं, 20 इंच वाले भी हैं। तो अब जो पाइप जो है वो 20 फुट लंबा है और फर्ज करें 20 इंच ऊंचा है। ऊंचाई इस लिहाज से उसका डायमीटर जो है, कुतर जो है उसका 20 इंच है। अब हमने क्या करना है कि वो जो है पाइप जो है उसमें ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड से फर्ज करें हमें रेफरेंट को दाखिल करना है। ऊपर से तकरीबन जो है 2 फुट के बाद या 2.5 फुट के बाद एक सुराख करना ऊपर, वहां पर पाइप लगाना हमने, जो डिस्चार्ज लाइन का पाइप होगा। जो रेफरेंट जो है वो आएगी कंडेंसर के अंदर। और ऐसा भी है अगर वहां पर ऑयल सेपरेटर लगा हुआ है जो तेल को अलहदा करता है रेफरेंट से, डिस्चार्ज लाइन वहां आएगी, ऑयल सेपरेटर के बाद वो कंडेंसर में आ जाएगी। अब कंडेंसर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां से रेफरेंट दाखिल करेंगे, वहां एक पाइप लगा लेंगे, वेल्ड हो जाएगा। उसके बाद उसकी बिल्कुल नीचे की तरफ, जैसे ये पाइप बोल है वो ऐसे लगाया, इसके अगर हमने लेफ्ट साइड पर लगाया उसके राइट साइड पर वहां से भी 2.5 फुट जगह छोड़कर जो है हमने एक सुराख करना है, लेकिन वो सुराख छोटा होगा। फर्ज करेंगे ये सुराख जो है हमारा जो है वो 2.5 इंच का है, तो नीचे वाला सुराख जो है वो हमारा 1.25 इंच का या 1.5 इंच का होगा। वहां पर हमारी लिक्विड लाइन लगेगी, जहां से रेफरेंट जो है वो रेफरेंट कंट्रोल को जाएगी, तो वहां पर लिक्विड लाइन नीचे और डिस्चार्ज लाइन ऊपर। ये चीज हो गई। उसके बाद अंदर की तरफ जो है, इधर से भी इधर से भी दोनों तरफ से हमने 1-1 फुट जगह छोड़ देनी है, यानी 18 फुट जगह जो है अंदर हमने यूज करनी है, जबकि टोटल लंबाई जो है वो 20 फुट है। अब हमने 20 इंच कुतर की 2 लोहे की प्लेटें लेनी हैं, जिनका कुतर जो है वो 2.5 या 3 सूत है, मोटी लोहे की प्लेटें हैं। वो बिल्कुल गुलाई के शक्ल में फरमाइश करके जो ले लेना है, ताकि वो प्लेट अंदर दाखिल हो सके, यानी पूरी दाखिल हो सके। तो 2 प्लेटें ले लेनी हैं। उन दोनों प्लेटों को ऊपर नीचे रखकर जो है उनमें फर्ज कर हमने 16 ट्यूबें लगानी हैं, तो 16 सुराख कर लेने हैं, 16 सुराख कर लेने हैं। अब 1 इंच की ट्यूब है फर्ज करें, तो 16 सुराख 1 इंच वाले जो है वो तरतीब के साथ हमने निकाल लेने हैं। फिर हमने वो 16 ट्यूबें जो हैं उन दोनों जो प्लेटें हैं उनमें गुजार देनी है। एक कॉर्नर ये हो जाएगा, एक कॉर्नर वो हो जाएगा। फिर अच्छे तरीके से बड़ी महारत के साथ जो है जगह साफ कर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग हो जाएगी, वो एक चरखी सी बन जाएगी हमारी। लेकिन ये ख्याल रखिए कि एक जो है मिलीमीटर जो है उसका सुराख इतनी जगह भी जो है वो ना रहे, बिल्कुल किसी किस्म की जगह जो ऐसी ना रहे कि रेफ्रिजरेंट और पानी जो आपस में मिक्स हो जाए। जब चरखी तैयार हो जाए उसको एंटर कर दें शेल के अंदर, जो बड़ा पाइप उसको हम शेल कहते हैं। शेल में एंटर किया, 1 फुट जगह आपने लेफ्ट साइड पर छोड़ी है, राइट साइड पर छोड़ी है, एक लेफ्ट साइड पर छोड़ी है। फिर अंदर फिर उसकी वेल्डिंग कर देनी है अच्छे तरीके से करके फिर उसको प्रेशर देकर लीक चेक कर लेनी है। लीक चेक कर लेनी है कि लीक तो नहीं है।
प्रेशर कैसे देना है, लिक्विड लाइन की तरफ से प्रेशर ऊपर से तरफ से बंद कर लें, प्रेशर देकर जो है वो अच्छी तरह से चेक कर लें। ठीक है, इसी तरीके से फिर हमने दाएं और बाएं तरफ 2 प्लेटें लगानी है। अब इसमें भी गौर करना आपने कि 20 इंच जो है उसका कुतर है, और अगर हम उसका 3-3 सूत या 2.5 सूत वाली मोटी जो है, अगर 4 सूत वाली मोटी चादर हो तो और बेहतर है। तो इतनी मोटी चादर का वो पाइप है, शेल है, उस शेल को पमाइश कर लेनी है। 20 इंच की जगह वो रह जाएगा 19.5 इंच या 19 इंच रह जाएगा, सॉरी 21 इंच हो जाएगा ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ कम है। तो 21 इंच में 3 इंच और जमा कर लें, 24 इंच हो गया, 2 फुट हो गया। 2 फुट कुतर की आपने प्लेट लेनी है, और अंदर से कटाई करने के बाद एक रिंग आपके साथ पास आ जाएगा। या वैसा ना करें तो वो प्लेट ले लें, वो प्लेट जो है उसको आप लें 2 फुट की कुतर की गोल प्लेट जो है वो काट लें। उसके बाद जो है वो जो किनारा है वहां पे भी आपने 3 इंच डाल एक रिंग जो है ऊपर वेल्ड कर देना है। यानी ये पाइप का मुंह है, इधर जो है 3 इंच मोटाई का रिंग जो है चारों तरफ वेल्ड कर लेना है अच्छे तरीके से। दूसरी तरफ भी ऐसे करना है। अब प्लेट को उसके साथ जोड़ने के लिए रिंग के अंदर भी उसके अंदर भी फर्ज करें 15-15 सुराख निकालने हैं या 12 सुराख निकालने हैं, तो उनको एक जैसे सुराख जो हम निकाल लेने हैं। वो सुराख इसलिए निकालने हैं कि प्लेट को हमने पाइप के साथ उस रिंग के जरिए जोड़ना है। यानी फर्ज करें ये हमारे पास पाइप है, इस तरीके से ये वाली जगह जो है ये प्लेट ऊपर रखनी है, यहां पर किनारी बनेगी, एक रिंग जो है उसके अंदर सुराख होंगे और इस प्लेट में भी सुराख होंगे। तो उन दोनों को आपस में जोड़ना है। जो प्लेट होगी उसके प्लेट का जो सेंटर है उस सेंटर में एक पाइप को हमने वेल्ड करना है जहां से पानी को दाखिल करना है। दूसरी तरफ भी ऐसे करना है, बिल्कुल एक जैसी प्लेटें बन जाएंगी और दोनों प्लेटों के दरमियान जाइन रखना है। जाइन ऐसा रखना है जो पानी जो है उसकी लीकेज ना हो जाए। उसमें बड़ी आला किस्म की रबड़ मिल जाती है, उसका जाइन तैयार कर लेते हैं, उतने सुराख उसमें होंगे। फर्ज करें रिंग में 15 सुराख हैं, प्लेट में 15 सुराख हैं, उधर भी ऐसे ही है, और जाइन के 15 सुराख होंगे। और चौड़ाई कितनी होगी 3 इंच। रखने के बाद नट बोल्ट के जरिए कस देना है, फिर उसको प्रेशर दे के लीक चेक कर लेनी है। तो जब आपको 100% यकीन हो जाए कि लीकेज नहीं है, तो इधर से जब पानी दाखिल करेंगे तो ट्यूबों के अंदर से जाएगा, जबकि शेल के अंदर जो है रेफ्रिजरेंट आएगी। तो ये मैं दोबारा फिर ये बात बताता हूँ कि जो बनाने वाले हैं कि उनकी ड्यूटी है कि पानी और रेफ्रिजरेंट जो है वो किसी हाल में मिक्स ना हो। अगर रेफ्रिजरेंट में पानी मिक्स होगा तो नुकसान होगा, इसलिए वो भी समझते हैं इस चीज़ को, बड़े माहिर होते हैं, उन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर चेक कर लेना होता है। तो अब बड़े प्लांटों में लोहे का ही शेल होता है, लोहे की ट्यूबें ही होती हैं। तो अगर वो ऐसा है कि रेफ्रिजरेंट अमोनिया के अलावा कोई और इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप ट्यूबें जो है ना कॉपर की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेट कॉपर की ट्यूबें मिल जाती हैं, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर अमोनिया गैस इस्तेमाल हो रही है तो लाजमन तमाम चीज़ें लोहे की होनी चाहिए, क्योंकि कॉपर को अमोनिया जल्दी खा लेगी और लीकेज का मामला हो जाएगा। लेकिन लोहे को काफ़ी अरसे के बाद ख़त्म करती है, इसलिए एक शेल एंड ट्यूब कंडेंसर
बनवा लेते हैं, लगा लेते हैं। जब 5 साल गुजरे तो समझ लें अब ये लीकेज वाला मामला शुरू हो जाना है। फिर क्या करते हैं कि एक बड़ा ड्रम होता है कंडेंसर के बाद, जिसे हम लिक्विड रिसीवर कहते हैं, वो शैल पंप डाउन ऑल द रेफ्रिजरेंट इन द लिक्विड रिसीवर। हम तमाम रेफ्रिजरेंट लिक्विड रिसीवर में इकट्ठी कर लेंगे, उसके बाद उसको उतार के नया कंडेंसर लगा लेते हैं। तो ये जो कंडेंसर है शेल एंड ट्यूब, ये बड़ा कामयाब कंडेंसर है और इसका इस्तेमाल कमर्शियल प्लांटों में ही होता है। तो इसमें मेन चीज़ जो है, जो पानी दाखिल करना है उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना अच्छा कूलिंग टावर होगा उतना ही ठंडा पानी आएगा, उतना ही कंडेंसर हीट खारिज करेगा, उतना ही वेपर जज़ब करेगा, कंप्रेसर पे लोड कम होगा, कूलिंग बेहतर होगी, सारे मामला बेहतर होंगे। तो ये जो है बहुत अहम काम है इसके अंदर कि पानी का जो है दाखिल होना है, पानी ट्यूबों के अंदर होगा, शेल के अंदर एफिएंट होगी। इसका मतलब ये है कि हम बगैर ट्यूबों के कभी कंडेंसर तैयार कर सकते हैं। जैसे एक फ्रिज है, उसके पीछे की तरफ ट्यूबों का सेट लगा हुआ है। मैं कहता हूँ 2 चादरें ले लें, उनको आपस में जोड़ें, 1 सूत या 1.5 सूत आपस में खला रहने दें, ऊपर से रेफ्रिजरेंट दाखिल करें, नीचे से लिक्विड ले लें। जो आज तक दुनिया में बना नहीं है, लेकिन अब बनाएंगे तो 100% सही काम करेगा। दुनिया में तो वो 7 वही लगे हुए हैं, वो भी काम कर सकता है। और तो इस तरीके से ये हमारा पहला कंडेंसर है पानी ठंडे होने वाला, ठीक है ना, वाटरप्रूफ कंडेंसर। तो पहला शेल एंड ट्यूब कंडेंसर है, इसको आपने गौर कर लिया है, इसको ज़हन में रखिएगा। कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो काम इसका यही है कि इसने वेपर, हॉट वेपर्स को कन्वर्ट करना है नॉर्मल टेम्परेचर लिक्विड में। कब करेगा? जब ठंडा पानी उसमें से गुजरेगा।